Hi everyone, good morning. How are you all? Hoping you all are good. This is Brijesh. Welcome to my channel Only Mission UPSC. So आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू कवर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस। ये सिलेबस उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट यूपी की टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज देयर इंग्लिश लिटरेचर को अपना सब्जेक्ट मान करके, प्लस यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड वो स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट लेकर के, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, सो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी वक्त के बाद हमारी आपसे मुलाकात भी हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि आपको रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। उसके बाद जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर हो जाएगा फिर हम आगे कुछ इसके फॉर्म्स, कुछ मूवमेंट्स होते हैं या जो ग्रामर का पोर्शन होता है हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए, उनको भी मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो केवल सिलेबस की होगी, ठीक है। चलिए सिलेबस में सबसे पहले देखते हैं पार्ट वन हमारा क्या है। पार्ट वन में हम देखते हैं लिटरेरी मूवमेंट्स है। लिटरेरी मूवमेंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। इसमें कुल 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका द रेनेसा है, उसके बाद फिर द रिफॉर्मेशन है, फिर द मेटाफिजिकल्स है, फिर उसके बाद नियो क्लासिसिज्म है, रोमांटिसिज्म, द रोमांटिक रिवाइवल है, मॉडर्निज्म इन इंग्लिश पोइट्री है। तो दे आर 6 पॉइंट्स हियर। अब इनको मैं कवर करूंगा वन बाय वन, जब पढ़ाऊंगा आपको इसको डिटेल में तब कवर करूंगा। लेकिन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या क्या इसमें होगा, ठीक है। रेनेसा हम जानते हैं, रेनेसा को हम अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 14 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक, राइट। 14 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी, 14 या कह सकते हैं 15 सेंचुरी से, बिकॉज रेनेसा का पीरियड जो है वो 1453 से लेकर 1660 तक है, ठीक है। तो 15 से लेकर के 17 सेंचुरी तक आपका रेनेसा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? रिफॉर्मेशन का मतलब है कि यूरोप में सबसे पहले कैथोलिक चर्च था, ठीक है, कैथोलिज्म था यानी कैथोलिक चर्च था। उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, यानी कुछ जो कट्टरता उनके अंदर थी, यानी उनका जो कल्चर था या उनका हम कह सकते हैं उनके जो रूल रेगुलेशन से दे वर वेरी आर्थोडॉक्स, वे आर्थोडॉक्स हो गए थे। इसकी वजह से उसमें कुछ चेंजिंग लाए गए और फिर प्रोटेस्टेंट चर्च का निर्माण किया गया, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिफॉर्मेशन था इट वाज अ रिलीजियस रिफॉर्म, राइट, ये एक रिलीजियस रिफॉर्म था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है मेटाफिजिकल्स। इसके बाद हम मेटाफिजिकल्स में आते हैं। मेटाफिजिकल एक एज था कह सकते हैं, ठीक है। मेटाफिजिकल एज में जैसे हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट आपके राइटर हैं जो आप पढ़े भी हैं, उसके पोएट भी हैं। मेटाफिजिकल में सबसे इम्पोर्टेंट पोएट जो मुझे भी पसंद है जॉन डन है, जो उनकी मेटाफिजिकल पोएट्रीज भी हैं बहुत सी, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएम्स भी हैं, तो उनको हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नियो क्लासिसिज्म है। नियो क्लासिसिज्म में कुछ पार्ट्स बांट दिए गए हैं, कुछ एज बांट दिए गए हैं, ठीक है। कुछ एज में कौन कौन सी एज हैं वो हम समझ लेते हैं। देखिए कुछ एज का मतलब क्या है कि इसमें कुछ, ठीक है, इसमें कुछ एज है। एज का मतलब क्या है कि जैसे सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें एज, जैसे द एज ऑफ ड्राइडन का जो एज था, ठीक है, वो 1660 से लेकर 1700 तक था, ठीक है। उसके बाद फिर ये डिवाइड हुआ है एक न्यू क्लासिज्म का मैं पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। एज ऑफ पोप होता है, फिर उसके बाद एज ऑफ पोप जो एज था इनकी वो 17 से लेकर 1744 था। उसके बाद फिर था द एज ऑफ जॉनसन, ठीक है। एज ऑफ जॉनसन कब से कब तक था? 1744 से लेकर 1784 तक था। उसके बाद लास्ट एज आता है आपका जो एज ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। एज ऑफ ट्रांजिशन कब से कब तक था? 1748 से लेके 1798 तक था। अच्छा 1798 क्या है? 1798 जो आपने सुना होगा, जो लिरिकल बैलेड था विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो तब तक यानी रोमांटिक एज तक ये पूरा न्यू क्लासिसिज्म एज चलता है, ठीक है। ओके, मैं आपको ये वीडियो में आगे और कवर करूँगा, बस इसमें मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट वन हमारा है कि रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब मैंने आपको बताया कि रोमांटिक एज का अराइवल कब से होता है। रोमांटिक एज शुरुआत आपकी होती है एज ऑफ वर्ड्सवर्थ से, ठीक है। वर्ड्सवर्थ जब पहली बार लिटरेचर बैलेड पब्लिश होता है तब से हम मानते हैं कि रोमांटिक एज की शुरुआत होती है, ठीक है। उसके बाद रोमांटिक रिवाइवल आता है। रोमांटिक रिवाइवल का मतलब फिर से रोमांटिसिज्म का पुनर्जागरण करना, यानी फिर से रिवाइवल होना, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा है मॉडर्निज्म इन इंग्लिश पोइट्री। मॉडर्निज्म इन इंग्लिश पोइट्री अगर एक्चुअली देखा जाए तो मॉडर्निज्म की बिगिनिंग कब से हुई थी?
मॉडर्न एज या मॉडर्निज्म की बिगनिंग कब से हुई थी। हम देखें तो मॉडर्न की बिगनिंग जो होती है मॉडर्निज्म की, वो रेनेसा पीरियड से ही होती है, रेनेसा एज से ही होती है। ठीक है, ओके। तो ये पार्ट 1 कवर हो गया आपका लिटरेरी मूवमेंट्स। पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 है आपका इलियट्स थ्योरी है। इलियट्स थ्योरी का मतलब है टी.एस. इलियट की कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है, उनको हम समझेंगे। जैसे पहला आपका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दूसरा है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, फिर उसके बाद द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। टी.एस. इलियट को वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिक्स भी माना जाता है, राइट। सो आप हम इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे, क्योंकि ये थ्योरी भी कभी कभी एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसकी थ्योरी है, इसमें क्या बताया गया है, ये समझेंगे हम। ठीक है, या सेंसिबिलिटी क्या है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट क्या होता है, ठीक है, या फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म क्या होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। ओके, तो ये पार्ट 2 कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे लिटरेरी ट्रेंड्स। लिटरेरी ट्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फिलहाल जो टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है, लेकिन जो स्टूडेंट यूजीसी नेट या जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लस यूपीएससी ऑप्शनल उनका इंग्लिश लिटरेचर है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या टॉपिक इसमें है। देखिए, नंबर 1 आपका रियलिज्म है, फिर उसके बाद है नेचुरलिज्म है, सिम्बोलिज्म है, इमेजिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है, दादाइज्म है, फ्यूचरिज्म है, सरलिज्म है और एग्जिस्टेंशलिज्म है। एग्जिस्टेंशलिज्म वर्ड बना है एग्जिस्टेंस से, ठीक है, अस्तित्व से बना है। तो इन टॉपिक को हम कवर करेंगे, जो लिटरेरी ट्रेंड्स हैं उनको हम कवर करेंगे 1 by 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट 4। पार्ट 4 है पोएटिक फॉर्म्स। ठीक है, पोएटिक फॉर्म्स में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका द लिरिक है, फिर उसके बाद सोनेट है, द सोनेट, द एलेजी, द ऑड, द ड्रामेटिक मोनोलॉग, द बैलेट एंड द एपिक। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे सबके लिए, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ लिरिक, लिरिक होता क्या ये समझना है। ठीक है, किस पोएम को आप लिरिक कहेंगे, किस पोएम को सोनेट कहेंगे, किस पोएम को एलेजी कहेंगे, ऑड कहेंगे, या कौन सी पोएम आपकी ड्रामेटिक मोनोलॉग होगी वो बताऊंगा मैं, वो आपको समझाऊंगा। बैलेट क्या कहा जाएगा, एपिक क्या होता है, राइट। तो इन चीज़ों को मैं आपको अगली वीडियो में कवर करूँगा खूब अच्छी तरह से। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ ताकि केवल बस सिलेबस हम समझ सकें इसमें। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 कवर हो गया। पार्ट 5 में चलते हैं। पार्ट 5 क्या है, ड्रामेटिक फॉर्म्स है, राइट। हमको पता है ड्रामेटिक्स कितने फॉर्म होते हैं, मोटा मोटा देखा जाए तो 2 फॉर्म होते हैं, एक कॉमेडी और ट्रेजेडी। ठीक है, हम अब तक यही पढ़ते आए हैं, लेकिन हम इसमें कुछ और फॉर्म्स देख लेते हैं। इससे द कॉमेडी है, दूसरा है द ट्रेजेडी है, द प्रॉब्लम प्ले है, फिर द रिवाइवल ऑफ पोएटिक ड्रामा है। तो ये 4 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, और भी इसके अंदर फॉर्म्स हैं, इसके अंदर और चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, मैं बस एक मोटा मोटा सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो पार्ट 5 कवर हो गया, ड्रामेटिक फॉर्म्स। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 6 है आपका प्रोज फॉर्म्स। प्रोज फॉर्म्स में हम क्या समझेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ प्रोज, प्रोज होता क्या है और प्रोज के कितने फॉर्म्स होते हैं, प्रोज के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये समझेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रोज फॉर्म्स में पहला आपका है द एस्से है, द नॉवेल है, द शॉर्ट स्टोरी है, द बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, ये सब चीज़ें इसमें मैं कवर करूँगा। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर, बहुत से टॉपिक जुड़ी हुई हैं, ये बस एक सिलेबस केवल है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स मोटे मोटे आपके प्रोज फॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन, आपका 6 पार्ट कवर हो गया। कम टू द लास्ट एंड नेक्स्ट वन आपका है पार्ट 7। पार्ट 7 क्या है, प्रोसोडी एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रोसोडी एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपकी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम समझते हैं क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए इसके अंदर, इन टॉपिक के अंदर भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो पहला आपका मीटर है, फिर राइम है, स्टेंजा फॉर्म्स है, डिक्शन है, रिदम है, फिगर है, फिगर का वही फिगर ऑफ स्पीच जो है, ठीक है, फिगर है। फिर उसके बाद इमेजरी या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, या प्रोसीजर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स है या 7 पार्ट्स हैं जिनके अंदर हम आपको बताएंगे पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। ठीक है, जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जितने फॉर्म्स हैं, जितने पार्ट्स हैं, ये हम पढ़ लेंगे, तब मैं आपको कुछ और भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे राइटर्स इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी पीजीटी के लिए, कौन कौन से राइटर हैं उनको मैं पढ़ाऊँगा, उनको मैं समझाऊँगा, और उनको मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कनेक्ट कर सकूँ, उनको कोरिलेट कर सकूँ। ठीक है,
तो ये आपका पार्ट कवर हो गया। ठीक है, अगली वीडियो जो मेरी आने वाली है वो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर की होने वाली है, और मैं उसमें शुरू से लेके एज यानी कि जो भी एज हैं उनको मैं कवर करूँगा 1 बाय 1 करके। ठीक, छोटी छोटी वीडियो होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी वो सब वीडियोज़। तो आई थिंक ये सिलेबस समझ में आया। सिलेबस को आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, ये बस एक सिलेबस था मोटा मोटा। इसके बाद हम लोग आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं जो भी चीज़ें बचने वाली हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें बची हुई हैं उनको मैं कवर करूँगा। ठीक है, ओके।